दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माइक्रोमैथ्स पे। कक्षा 10वीं का पाठ 6 है त्रिभुज। आज हम उसका बेसिक सीखेंगे और प्रश्नावली 6.1 पूरी कंप्लीट करेंगे। आप इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। देखिए होता क्या है, पूरी जो पाठ है पूरी प्रश्नावली है ये आधारित है समरूपता पे। समरूपता, अब पहले समझिए कि समरूपता होती क्या है। समरूपता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस रूप। सम का मतलब होता है समान, सेम, और रूप का मतलब होता है दिखने वाले। यानी कि दो आकृतियां जो एक दूसरे के जैसे दिखती है वो आपस में समरूप होती है। जैसे कि उदाहरण लीजिए, दो त्रिभुज है, ये छोटे बड़े हैं लेकिन ये दिखने में एक सरीके है बिल्कुल, तो ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के समरूप हुई। ये वृत्त है, ये दिखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन चाहे इनकी आकृतियां बड़ी छोटी हो सकती है लेकिन ये एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। अब बताइए क्या ये आयत एक दूसरे के समरूप है? आपका उत्तर होगा नहीं, लेकिन ये एक दूसरे के समरूप है क्योंकि इस आयत को अगर हम ऐसा रख देंगे, इसको ऐसा करेंगे हम सीधा, तो ये इसके जैसे दिखने लग जाएगा, तो ये भी एक दूसरे के समरूप है। तो दोस्तों समरूपता का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए प्रश्नावली 6.1 करने से पहले आपको थोड़ी और जानकारी मैं दे देता हूँ। अब आपकी किताब में पेज नंबर 131 पे समरूप आकृति आपको दे रखी है। ये देख लीजिए, ये वृत्त और ये वृत्त एक दूसरे के समरूप है। ये वर्ग और ये वर्ग एक दूसरे की तरह दिखते हैं यानी कि समरूप है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी एक दूसरे की तरह दिखते हैं, इसलिए ये आकृतियां समरूप है। और ये बात आप गांठ बांधकर अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि जो व्रत होते हैं, दुनिया के जितने भी व्रत है, आप किसी भी कोने का व्रत ले लीजिए, चाहे आप ये व्रत ले लीजिए और आप सामने एक पृथ्वी ले लीजिए पूरी, तो वो दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। तो इसका अर्थ है कि दुनिया के जितने भी व्रत थे सभी व्रत एक दूसरे के समरूप होते हैं और सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं। और त्रिभुजों में बात करें तो केवल और केवल समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। आपकी किताब में अगले पेज पे ये मंडा हुआ है ताजमहल। बहुत ही सुंदर इमारत है। यह ताजमहल, एक इसकी बड़ी फोटो, एक इसकी छोटी, और इससे भी एक छोटी फोटो यहाँ पे दे रखी है। तो हम देखते हैं कि ये फोटो का साइज भले ही अलग अलग हो, देखिए भिन्न भिन्न आमापों के साइज है। क्या ये कह सकेंगे कि ये चित्र समरूप है? हाँ, ये समरूप है। आप एक ही व्यक्ति के आमाप वाले उन दो चित्रों के बारे में क्या कह सकते हैं कि जिनमें से उसके 10 वर्ष की आयु का है तथा दूसरा 40 वर्ष की आयु का है। तो ये जो चित्र है ये दिखने में दोनों एक सरीके हैं, चाहे इनका साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन दिखने में सेम टू सेम है, इसलिए ये आकृतियां एक दूसरे के समरूप है। आइए हम प्रश्नावली 6.1 करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी बात आपको लिखाना मैं भूल गया, वो अभी आप लिख लीजिए। तो दोस्तों समरूपता की शर्त जरूरी इसलिए है कि आपको मान लीजिए एक आकृति ऐसी दे दी और एक थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दे दी, तो अब आप पता कैसे करेंगे कि एक दूसरे के समरूप है या नहीं, क्योंकि हम कॉपी में इसको ऐसा तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए समरूपता की शर्त काम आती है। समरूपता की शर्त यह है कि दो आकृतियां समरूप होती है यदि उसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो दोस्तों उदाहरण के लिए मैं लेता हूं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। अगर त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी सी यानी कि ये वाला कोण, ये कोण बी और कोण क्यू अगर बराबर आते हैं, कोण ए और कोण पी ये संगत कोण है, ए पी संगत है, सी और आर संगत है, और अगर ये और ये वाला कोण भी बराबर आते हैं और इनकी जो भुजाओं का अनुपात है यानी कि ए बी बटे ए बी की संगत क्या है? पी क्यू। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी की संगत है क्यू आर। बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी की संगत है पी आर। ए सी बटे पी आर। अगर इन सभी का अनुपात लेने पे बराबर आता है, सभी का अनुपात अगर बराबर आता है और इनके संगत कोण अगर बराबर है, तो ये हम कह सकते हैं कि आकृतियां चाहे टेढ़ी मेढ़ी दे रखी हो, वो दोनों आकृतियां एक दूसरे के समरूप है। तो आइए प्रश्नावली 6.1 शुरू करते हैं। भी वृत्त क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं, जानते हैं हम।
सर्वांग सम का मतलब ये है कि बराबर होना चाहिए, दिखने में भी ये वृत्त एक दूसरे के सर्वांग सम है, और ये वृत्त एक दूसरे के समरूप है। तो सर्वांग सम वृत्त वही होंगे जिनकी त्रिज्या बराबर होगी और वो एक दूसरे के क्षेत्रफल बराबर होंगे। लेकिन सभी वृत्त, यहाँ पे बात सभी वृत्त की हो रही है, इसलिए सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। दूसरा सवाल है कि सभी वर्ग होते हैं एक दूसरे के समरूप होते हैं, हम जानते हैं। सर्वांग सम नहीं हो सकते क्योंकि वर्ग छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और सर्वांग सम होने की आवश्यक शर्त यह है कि दोनों आकृतियां एक दूसरे के बराबर हो। तीसरा सवाल है सभी कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है, एक अलग अलग हो जाती है। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दो समद्विबाहु त्रिभुज ले रखे। समद्विबाहु का अर्थ है दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज। इसकी दो भुजाएं समान है 4 4, एक भिन्न है 5। इसकी दो भुजाएं समान है 6 6, एक भिन्न है 7। एक असमान भुजा रहती है समद्विबाहु त्रिभुज में। अब देखिए कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप क्यों नहीं होते, समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, जैसे ए बी की संगत है पी क्यू, बी सी की संगत है क्यू आर, और ए सी की संगत है पी आर, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। जब हम इसका अनुपात लेंगे तो ए बी क्या है 4 है, पी क्यू क्या है 6 है, और बी सी क्या है, बी सी है 5, और क्यू आर है 7। ये 4 है और ये भी 6 है। तो इसका काटने पे आया 2/3, लेकिन इसका आया 5/7। और समरूपता की शर्त ये थी कि संगत भुजाएं समान अनुपाती होना चाहिए, तो इसका ये वाला अनुपात समान नहीं आया। अगर इस जगह भी 2/3 आ जाता तो ये हमारी दोनों आकृतियां समरूप हो जाती, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं होते। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। चौथा सवाल है भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज, दो बहुभुज समरूप होते हैं, यानी कि समरूपता की शर्त पूछी है। यदि उनका संगत कोण कैसे होना चाहिए मैं आपको बता चुका हूं, बराबर, और संगत भुजाएं समान अनुपाती होना चाहिए। तो आइए दूसरे सवाल पे, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, इसके दो अलग अलग उदाहरण देना। इसका उत्तर तो आपकी किताब में ही मौजूद है। समरूप आकृतियां, एक ऐसा वर्ग बना लीजिए और एक इसके सरी का वर्ग बना लीजिए, सेम। एक वृत्त बना लीजिए और एक छोटा वृत्त बना लीजिए, ये सेम हो गए। हम जानते हैं कि सभी वर्ग और सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। अब ऐसा उदाहरण देना है ऐसी आकृतियों का जो समरूप नहीं है। तो इसका उदाहरण देखिए। तो आप एक दूसरे की डुप्लीकेट आकृतियां मत लीजिए, एक सर्कल ले लीजिए, एक स्क्वायर ले लीजिए, वर्ग। ये दोनों एक दूसरे की तरह नहीं दिखती। एक त्रिभुज ले लीजिए और एक वर्ग ले लीजिए, ये दोनों असमरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। ये सवाल कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3, बताइए कि क्या निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हम जानते हैं कि समरूपता की शर्त कहती है कि अगर उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपाती हो तो वो दोनों आकृतियां एक दूसरे के समरूप होती है। इसकी भुजाओं का अनुपात हम देखेंगे कि 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, यानी कि सभी का अनुपात 2/1 आ जाएगा। जब हम एस पी एस आर इसकी संगत भुजा यानी कि 1.5/3 करेंगे तो सबका अनुपात 1/2 आ जाएगा, सभी का अनुपात। तो संगत भुजा तो समान अनुपाती है, लेकिन यहाँ पे ये जो कोण है ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो संगत कोण भी समान होते तो ये आकृतियां समरूप होती, लेकिन यहाँ पे संगत भुजा समान अनुपाती है लेकिन संगत कोण समान नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। तो अब करते हैं हम थेल्स प्रमेय। ये परीक्षा में बहुत ही आईएमपी है, बोर्ड के प्रश्न में एक बार आ चुकी है और ये सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा जो अगला पार्ट का हिस्सा है वो बिल्कुल थेल्स प्रमेय पे ही आधारित है। तो दोस्तों एक गणितज्ञ था थेल्स, जो 640 से 546 के बीच में आया था। तो उनने ये कहा था
कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। हम इसको और भी आसान लैंग्वेज में आपको लिखा देंगे। तो दोस्तों, किताब में बहुत ही मुश्किल डेफिनेशन दे रखी है इसकी, आप आसान शब्दों में लिख सकते हैं। ये लिख लीजिए, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। अब कैसे करती है आप इसे चित्र के माध्यम से समझिए। ये मैंने त्रिभुज लिया ABC। अब मैं किसी एक भुजा के समांतर में रेखा खींच देता हूँ। जैसे कि मैंने BC के समांतर एक रेखा खींची, ये मैंने BC के समांतर एक रेखा खींची, इसको नाम दे दिया मैंने D और इस सिरे को नाम दे दिया मैंने E। तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा यानी कि DE अन्य दो भुजाओं को, यानी कि इस भुजा को छोड़ के अन्य दो भुजाओं को AB और AC को समान अनुपात में विभक्त करती है। यानी कि AD का जो अनुपात है DB से और AE का जो अनुपात है EC से, वो दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे। यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब थेल्स प्रमेय हम अगली वीडियो में आपको सिद्ध करके बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे। अभी हमने इसकी केवल और केवल डेफिनेशन बताई है। तो पार्ट आप देखते रहिए, हमारी वीडियो कमेंट्स कीजिए जो आपको समझ में ना आए, और हमारे चैनल माइक्रोमैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और बहुत ही सरल शब्दों में आपके लिए वीडियो अपलोड होती रहेगी, त्रिकोणमिति विशेषकर बहुत ही आसान शब्दों में अपलोड करेंगे हम। तो बने रहिए हमारे साथ आपके चैनल माइक्रोमैथ्स में। प्रश्नावली 6.2 की वीडियो भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।